Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Welcome to Psychiatric Live. मेरा नाम पल्लवी शर्मा है. Welcome to Psychiatric Live. मेरा नाम पल्लवी शर्मा है. Welcome to Psychiatric Live. मेरा नाम पल्लवी शर्मा है. Yes. Hello, Pallavi. Yeah, hello sir. मेरे साथ डॉक्टर राहुल चंदोक है, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है. पिछले 23 सालों से ये दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो वेलकम डॉक्टर चंदोक. Hello, viewers. तो सर, मेरी फ्रेंड ने मुझे काफी हिचक के बाद कांटेक्ट किया, क्योंकि उनके जनरल फिजिशियन ने उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने के लिए कहा था. हाल ही में पैंडेमिक के दौरान उनकी जॉब चली गई थी एंड शी इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ अ फैमिली, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तनाव चिंता रहती थी एंड वो खाती पीती नहीं थी, ना ही वो सो रही थी प्रॉपर्ली. तो बहुत ही गिल्ट फील कर रही थी वो किस तरीके से वो हैंडल करे सिचुएशन को. तो सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि किस तरीके से हम खुद को प्रिपेयर कर सकें कि हम साइकियाट्रिक कंसल्टेशन पे जा सकें और इतनी हिचक या हमें दिक्कत ना हो कि जा पाए ना जा पाए, ये इस दुविधा में हम ना रहें और ना ही समय गवाएं. जी पल्लवी. अधिकतर लोग घबराते हैं जब उनको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर दिया जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि एक तो क्यों किया गया है, साइकियाट्रिस्ट ही क्यों, दूसरे डॉक्टर्स क्यों नहीं, और हम कैसे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें. साइकियाट्रिस्ट क्या पूछेंगे, उनका ऑफिस कैसा होगा, या हमें क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए. सो आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये समझने के लिए कि आपको जब साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर कर दिया गया तो आप क्या एक्सपेक्ट करें और कैसे उसके लिए प्रिपेयर हों. सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि साइकियाट्रिस्ट भी एक मेडिकल डॉक्टर है जैसे बाकी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, और आपको या तो ये कंसल्ट हॉस्पिटल में होगी या उनके क्लिनिक में होगी, और जो कि बाकी डॉक्टर्स के चैम्बर्स की तरह ही होता है. एक वेटिंग एरिया और एक डॉक्टर चैम्बर होता है जिसमें आपको आराम से अक्रॉस द टेबल बैठ करके अपने बात करनी होती है. ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ अलग सा रहता है. कई लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि एक काउच होगा और उस पर बैठ करके अलग तरीके से कुछ इंटरव्यू होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. खास करके जब थेरेपी सेशंस होते हैं तब ज़रूर इस तरीके से किया जाता है, बट जनरल साइकियाट्रिस्ट कंसल्ट जो है वो अक्रॉस द टेबल किसी भी डॉक्टर के चैम्बर की तरह ही होती है. लेट्स स्टार्ट विद सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो कि लोग अक्सर पूछते हैं इस बारे में. So I think we can share this later on. You can ask the question. हाँ. तो सर, क्या पेशेंट अकेले आ सकते हैं, इंडिविजुअल अकेले आ सकते हैं, क्या उनको फैमिली के साथ ही आना चाहिए? So देखिए, साइकियाट्री में जब किसी केस को देखा जाता है तो हमें दोनों व्यूज चाहिए होते हैं, और एक पेशेंट्स व्यू भी चाहिए होता है और ऑब्जर्वर अकाउंट भी चाहिए होता है. इसलिए हम प्रेफर यही करते हैं कि अगर कोई फैमिली मेंबर पॉसिबल है तो चाहे वो खुद आ जाएं या फिर एटलीस्ट हम फोन पे उनसे बात कर सकें, तो हमेशा ये कंफर्टेबल रहता है कि हमारे पास, क्योंकि हम बिहेवियर से डील करते हैं और कई बार ये होता है कि बिहेवियर जो है वो इंसान को खुद समझ में नहीं आता है, तो हम दोनों व्यूज लेने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो इसलिए चाहे वो अकेले आए चाहे वो फैमिली के साथ आए, हम कोशिश यही करेंगे कि दोनों के व्यूज लिए जाएं. ठीक है. हाँ, कई बार ये जरूर होता है कि फैमिली का पॉइंट रहता है कि भाई क्या हम अकेले आकर के मिल सकते हैं. फैमिली जो है अगर वो बिना पेशेंट के आना चाहती है तो बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट ही अलाउ करते हैं कि आप आकर के वो केस डिस्कस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है. अगर पहले कंसल्ट्स हुई हैं तो आप उस पर एक ओपिनियन ले सकते हैं, पर ट्रीटमेंट तभी शुरू किया जाता है जब आप पेशेंट को लेके आते हैं या पेशेंट के साथ वीडियो कंसल्ट होती है. तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट, विदाउट द अवेलेबिलिटी एंड इंटरव्यू ऑफ द पेशेंट, ट्रीटमेंट इन साइकियाट्री स्टार्ट नहीं होता.
जी। तो जैसे पेशेंट या परिवारजन जब आते हैं, तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड या इन्वेस्टिगेशन साथ में लेकर आएँ? अक्सर पूछा जाता है कि ब्लड टेस्ट लाना है, सीटी स्कैन लाना है या एमआरआई लेके आना है, तो इनमें से क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? जी। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल हम ये देखते हैं कि कई बार लोग इतने घबराए हुए होते हैं कि वो आ तो जाते हैं, बट अगर उन्होंने प्रीवियसली किसी को दिखाया है या उनकी और कोई दवाइयाँ चलती हैं, वो डॉक्यूमेंट्स या वो मेडिसिन्स साथ में नहीं लेके आते। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि ठीक है, उन्होंने एक बार कंसल्ट कर लिया, उन्हें एक प्रिस्क्रिप्शन इश्यू हो गया है, फ़ॉलो-अप में प्रिस्क्रिप्शंस नहीं लेके आते, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं साइकियाट्री में, वो सारा रिकॉर्ड ज़्यादातर पेशेंट के पास ही होता है। तो इस बात को समझें कि आप जब कंसल्ट के लिए जा रहे हैं, चाहे वो पहली बार है, चाहे वो फ़ॉलो-अप है, अपने सारे पेपर्स लेके जाएँ। अगर प्रीवियसली आपका कोई ट्रीटमेंट रहा है या आपके पेशेंट का कोई ट्रीटमेंट रहा है, तो वो पेपर्स लेके जाएँ, ठीक है? जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, चाहे वो स्कैन्स हैं या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो लेके जाएँ। अगर आपके प्रिस्क्रिप्शंस में कोई दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं और उनको प्रिस्क्रिप्शन में पढ़ा नहीं जा सकता है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पत्ते लेके जाएँ, स्ट्रिप्स लेके जाएँ मेडिसिन्स की। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हमें बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करना है, सो डॉक्टर एक नए तरीके से देखे। सो इस बात में ये समझिएगा कि फ्रेश से स्टार्ट करने में भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पहले क्या-क्या दवाइयाँ दी गईं और उनका क्या असर रहा। सो उस केस में आपके मरीज़ के साथ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है बिकॉज़ अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हैं और आपका फिर से आप शुरू कर रहे हैं, तो उसमें समस्या यही आती है कि आपने प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाया नहीं है और इस बार आपकी कंसल्ट शुरू हो गई है, तो कुछ दवाइयाँ अगर काम नहीं की और इस बार भी साइकियाट्रिस्ट ने उन्हीं दवाइयों से शुरू किया या कुछ दवाइयाँ आपको सूट नहीं करती हैं, तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। जी। जी। तो अक्सर लोग जो ऑनलाइन पढ़ के जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं हमारी बातें वहाँ पे टेप हो रही हैं, रिकॉर्ड तो नहीं हो रही हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ सर, असेसमेंट या रिकॉर्डिंग जो होती है एक पेशेंट की या उनके बातों की, किस तरीके से की जाती है या नहीं की जाती है? और साइकोलॉजिस्ट इसमें क्या रोल प्ले करते हैं? सो देखिए जब भी एटलीस्ट इंडिया में जब भी कोई साइकियाट्रिस्ट कंसल्ट होती है तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इवन टेली कंसल्टेशन में भी जो कंसल्ट है उसे डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही तरफ रिकॉर्ड नहीं करने के लिए प्रावधान है कि आप ना तो डॉक्टर ना ही मरीज इस कंसल्टेशन को रिकॉर्ड करेगा। सो ये पूर्णतः प्राइवेट होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती हैं बातें विदाउट द कंसल्ट ऑफ द पेशेंट कंसेंट ऑफ द पेशेंट। मतलब अगर हमें किसी के साथ भी आपकी बातें जी। शेयर करनी है या कोई हमसे अलग से पूछता भी है, तो जब तक पेशेंट नहीं अलाउ करता तब तक वो डिटेल्स शेयर नहीं किए जाते। सो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो साइकेट्री या साइकोलॉजी कंसल्ट का एक अहम हिस्सा रहता है। और इस पे बहुत ध्यान दिया जाता है और जब हमें किसी केस को डिटेल में स्टडी करना होता है तो हम साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करवाते हैं, असेसमेंट करवाते हैं एक जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो उनका बहुत अहम रोल रहता है 2 तरीके से, एक तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में ताकि हमें एक डिटेल डायग्नोसिस मिल सके जहाँ पे मरीज़ या उसके परिवार वाले ये जानना चाहते हैं कि क्या डायग्नोसिस है, आगे क्या रहेगा, इलाज कैसे चलेगा। तो उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं और वो टेस्टिंग करवाई जाती है जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं। सर, लोग अक्सर घबराहट या बेचैनी में अपनी बातें प्रॉपर्ली कन्वे नहीं कर पाते हैं और उन्हें बाद में याद आता है कि अच्छा ये बताना था, ऐसे बताना था। तो किस तरीके से इंडिविजुअल या फैमिली मेंबर्स अपनी प्रॉब्लम या सिम्पटम्स बेहतर तरीके से बता सकते हैं? जी। सो देखिए कई बार लोगों को ये डर लगता है कि हमें बहुत घबराहट हो रही है, क्या हम अपनी बात ठीक से बोल पाएँगे या नहीं बोल पाएँगे? सो अच्छा ये रहता है कि अगर जब आप कंसल्ट के लिए जा रहे हैं, आप अपनी बातें अगर लिख के ले जाएँ, तो उससे काफ़ी फ़ायदा रहता है क्योंकि आपको वहाँ पे ये डाउट नहीं रहता कि हमने कोई बात छोड़ दी, ठीक है? आप प्रिपेयर्ड रहते हैं। दूसरी बात इस बात से निश्चिंत रहें कि जिसके पास आप जा रहे हैं वो एक ट्रेन्ड प्रोफ़ेशनल है। उनका
वो इंटरव्यू टेक्निक में ट्रेंड होते हैं ताकि आपसे वो बातें पूछी जा सकें या निकलवाई जा सकें जिसके आधार पे उन्होंने आपकी हेल्प करनी है या एक डायग्नोसिस बनाना है या इलाज करना है। तो क्या हर केस में से लोगों को लगता है कि हमें एडमिट कर लेंगे, हमें रख लेंगे हमारी बातें सुन के, या डॉक्टर को लगेगा कि हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो क्या हर केस में एडमिशन ज़रूरी होते हैं? अगर नहीं, तो किन-किन केसेस में एडमिशन किए जाते हैं? तो साइकेट्री में एज सच जो मेजॉरिटी ट्रीटमेंट है वो आज की डेट में ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है, यानी कि मरीज को इंटरव्यू करके उससे बात करके उसे काउंसिल करके घर भेज दिया जाता है और दवाई दे दी जाती है जो कि उसे या उसके परिवार वालों को खिलानी होती है। यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर केसेस में हम प्रेफर करते हैं कि मरीज खुद दवाई ना खाए और उसके घर वाले ही उसे दवाइयाँ दें। जहाँ तक रही एडमिशन की बात, ज़्यादातर साइकेट्री में अभी रीसेंट इंस्टेंसेस को छोड़ दे तो इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है और साइकेट्रिक एडमिशन फैसिलिटीज़ भी बहुत कम हैं। सो बहुत ही कम प्रतिशत लोगों को एडमिशन सजेस्ट किया जाता है। जब भी हम एडमिशन की बात करते हैं, तो ज़्यादातर उन्हीं केसेस में एडमिशन सजेस्ट किया जाता है जहाँ पे या तो मरीज़ दवा खाने के लिए राज़ी नहीं है या हमें डायग्नोस्टिक क्वेरी है कि भई क्या डायग्नोसिस इसका है या फिर घर में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। ज़्यादातर इन्हीं स्थितियों में एडमिशन रिकमेंड किया जाता है। जी। सर काफ़ी बार लोग इस बात से भी परेशान होते हैं कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं या हम रेगुलरली नहीं आ पा रहे हैं। तो विज़िट या कंसल्टेशन कितने गैप में कितनी बार की जाती है? सो देखिए, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम डायग्नोसिस कितनी जल्दी बना पा रहे हैं। क्योंकि साइकेट्री में जो है वो बिहेवियर पे डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन रहती है उसके हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है। जो टेस्टिंग है वो खाली सपोर्टिव है और जनरली जो साइकेट्रिक कंसल्ट है उसमें फ़ॉलो-अप जो है वो बहुत शुरू में एटलीस्ट बहुत लंबा नहीं रखा जाता है। इट डिपेंड्स, अगर कोई बहुत एक्यूट केस है, बहुत डिस्टर्ब्ड है तो वो हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार तो ज़रूर देखा जाएगा, ताकि इवन अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं तो उसे जल्दी से जल्दी एड्रेस किया जा सके। और जैसे-जैसे मरीज़ को दवाई एडजस्ट होती जाती है, उसकी डोज़ेज़ एडजस्ट होती जाती हैं, फिर जो गैप है वो बढ़ता जाता है। सो शुरू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1 हफ्ते पे फ़ॉलो-अप्स मिलेंगे और उसके बाद वो धीरे-धीरे 2 हफ्ते और फिर उसके बाद महीने में 1 बार पे शिफ्ट हो जाएँगे। हुँ। सर जो दवाइयाँ दी जाती हैं या काउंसलिंग की जाती है, दवाइयाँ किस प्रकार से मदद करती हैं? क्या उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? सो देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो ऐसी कोई दवाई ही नहीं बनी जिसके नहीं होते। सो हमें ये समझना है कि जो आपका दिमाग है, जो ब्रेन है, वो शरीर का सबसे वाइटल अंग है, वही सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। सो जब हम उसके लिए दवाई लिखते हैं, सो हम बड़े कॉशियस होते हैं और वो बहुत ध्यान से और पूरे डिसिप्लिन के साथ किया जाता है। सो साइड इफ़ेक्ट्स हमेशा पॉसिबल रहते हैं अगर आप सो बहुत सारे मरीज़ जाकर के जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, उन्हें इंटरनेट पे पढ़ते हैं और वहाँ पे सबसे पहले उन्हें जो चीज़ मिलती है, वो मिलती है साइड इफ़ेक्ट्स। पर हुँ। आप वो ये नहीं जानते कि डॉक्टर ने किस डोज़ में और किस पर्पज़ से वो दवाइयाँ लिखी हैं। सो थ्योरेटिकली हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल होते हैं, बट मेरे डॉक्टर की ज़िम्मेवारी रहती है कि वो ध्यान रखता है कि आपको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स ना हो और उनको जितना मिनिमाइज़ पॉसिबल है, वो किया जाए। है। सर जो आपने हम जो हमने डिस्कस किया है, वो एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं, जी, ताकि सब लोग इसको एक बार फिर से देख लें। जी, तो हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से फैमिली के पेशेंट के बिना भी फैमिली आ सकती है फॉर अ डिस्कशन। जी, पर पेशेंट से मिलने के बाद ही उनसे उनको असेस करने के बाद ही ट्रीटमेंट को शुरू किया जाता है। जी, और सारे चीज़ें प्रिस्क्रिप्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन और जहाँ-जहाँ दवाइयाँ खाई जा रही हैं, वो भी लानी ज़रूरी है, जहाँ पे अगर नहीं देख पा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन में दवाई का नाम या ध्यान में नहीं आ रहा है, तो जी, सारे डॉक्यूमेंट्स और फिर
चीजें लाना बहुत जरूरी है। जी। और कुछ केसेस में साइकोलॉजिस्ट का रोल ये होता है कि वो डिटेल साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, रिटन एंड वर्बल असेसमेंट होते हैं ये, और कंपटीशन सेशन रहते हैं जो कि कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, चाहे ऑनलाइन हो रहे हो चाहे फिजिकली रूम में हो रहे हो। जी। सर आपने जैसे यहाँ पे सजेस्ट ये भी किया है कि चाहे फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं चाहे इंडिविजुअल खुद आ रहे हो, अपने डेली एक्टिविटीज, अपने डेली रूटीन या अपने सिम्टम्स या कुछ भी जो उनको दिक्कत आ रही है वो नोट में लेके आए, या फिर फैमिली मेंबर्स को बिहेवियर जो हो रहा है उसको अगर उनके पास वीडियो बनाने की सुविधा उपलब्ध है तो वो कई बार बहुत मददगार साबित होती है, क्योंकि जो चीज़ आप बता नहीं पाते हैं ठीक से वो वीडियो में एग्जैक्टली दिख जाती है, तो इससे काफ़ी मदद मिलती है। जैसा आपने जैसे कहा मेजरली ज्यादातर केसेस जो है ट्रीटमेंट जो है ओपीडी में ही की जाती है, काउंसलिंग और मेडिसिन की सलाह दी जाती है, और एडमिशन की हर बार जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ केसेस में जैसे आपने बताया है जहाँ पे पेशेंट को दवा नहीं खिला जा सकती है, दिक्कत हो रही है, फैमिली सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, जी। केसेस में पेशेंट को एडमिशन की जरूरत पड़ती है। जी। जैसे आपने कहा कि पेशेंट के सपोर्ट पे डिपेंड करता है, आ पा रहे हैं नहीं आ पा रहे हैं, ला पा रहे हैं पेशेंट को। और शुरुआत में सर जैसे आपने कहा कि इतना इनिशियली रेगुलरली आना पड़ता है, जैसे जैसे डोजेज इंक्रीज की जाती है, पेशेंट को डोजेज माफिक आ रही होती है, उस हिसाब से ये पेशेंट डिक्रीज किए जाते हैं। हाँ, बेसिकली दोनों तरफ रहता है। सपोज किसी को दवाई की डोजेस जो है वो एडजस्ट की जाती हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि ठीक है दवाई से बहुत नींद आ रही है वहाँ पे कम करी जाती हैं, और जहाँ पे लगता है कि अभी दवाई से कुछ फायदा नहीं हो रहा है वहाँ पे डोजेस को मॉडिफाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सुलाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, बट और नींद के लिए दवाइयाँ तभी लिखी जाती हैं जब उनकी आवश्यकता हो। सो ये भी एक डर रहता है लोगों को कि हम दवाई खाएंगे तो हम सोते रहेंगे, पर आजकल की दवाइयों में ऐसा नहीं है। आजकल की जो हम इलाज करते हैं उसमें ज़्यादातर हमारी रिकमेंडेशन होती है कि आप अपना काम करें, ड्राइविंग थोड़ी अवॉइड रखें, बट हैवी मशीनरी यूजेस अवॉइड रखें, बट अपना काम करें। सो दवाइयाँ जो और इलाज जो हैं वो ज़्यादातर हम उसी हिसाब से करते हैं कि पेशेंट की डे टू डे एक्टिविटीज़ को अफेक्ट ना करें। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने क्लैरिटी के साथ ये जो हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस के जो आंसर आपने दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों में और भी जागरूकता आएगी, और वो अगर उन्हें कंसल्ट करना हो तो वो जरूर जाएंगे बिना हिचक के, बिना डिले किए हुए, और सही हेल्प ले पाएंगे। थैंक यू पल्लवी, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये डिस्कशन करके। मेरी प्रैक्टिस में अक्सर ये चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं। लोग कई बार रिकॉर्ड्स नहीं लाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं लाते हैं, तो इन चीज़ों को पॉइंट आउट करना और ये एक्सप्लेन करना कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए जब आप एक साइकियाट्रिस्ट कंसल्ट के बारे में सोचते हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू व्यूअर्स, एंड गुड बाय। बाय।